नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। कंपनी ऑडिटर वाला जो आपका सेकंड पार्ट है वो चल रहा है। इसमें लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन राइट्स ऑफ एन ऑडिटर के बारे में बात हो चुकी है। अब इस वीडियो के माध्यम से जो रिमेनिंग टॉपिक्स है, जिसमें ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर, लाइबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर, सिविल लाइबिलिटीज, क्रिमिनल लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज के बारे में यहाँ पे वन बाय वन बात करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में इसके जो भी राइट्स थे वो कंप्लीट कर चुके थे। अब ड्यूटीज से स्टार्ट करेंगे। यानी यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। अब ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर के बारे में बात करते हैं, यानी ऑडिटर के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं। स्वाभाविक है कि किसी व्यक्ति को या अधिकारी को राइट्स दिया जाता है, यानी अधिकार दिए जाते हैं, तो साथ में उसकी कुछ लाइबिलिटी भी होती है, यानी उसकी कुछ ड्यूटीज या कर्तव्य भी होते हैं। ठीक है, उसे देखते हैं। ये लेखा परीक्षक के कर्तव्य लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप होने चाहिए और अनिवार्य रूप से ऐसा होना ही चाहिए। जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग उसकी ड्यूटीज कर्तव्य होनी चाहिए। लेखा परीक्षा का अंतिम परिणाम लेखा परीक्षा की रिपोर्ट होती है। इस प्रकार कंपनी के खातों पर सदस्यों को रिपोर्ट प्रस्तुत करना लेखा परीक्षा का सर्वोपरि कर्तव्य होता है। यदि भी यह कर्तव्य तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि वह खातों के विभिन्न पहलुओं और उन्हें रखने के तरीके की जांच और पूछताछ न कर ले। कानून यह भी सुनिश्चित करता है कि उसके सभी कानूनी कर्तव्य उसकी शक्ति के अंतर्गत हो और उसके पेशे को उचित ठहराएं। इस विषय पर कानून में कई प्रावधानों के बावजूद इन कर्तव्यों से संबंधित दायित्वों की सीमा के बारे में कुछ शंकाएं और अनसुलझे प्रश्न है। संक्षेप में उसके कर्तव्यों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अब कौन कौन से कर्तव्य हैं, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है उसके कार्य से संबंधित, जो स्वयं का कार्य होता है उससे संबंधित, और इसके अलावा सदस्यों को रिपोर्टिंग से संबंधित। ठीक है, तो दो उसकी ड्यूटीज है। अब देखते हैं इनको वन बाय वन। पहला तो है ड्यूटीज कंसर्निंग हिज वर्क, उसके कार्य से संबंधित देखेंगे, फिर देखेंगे सदस्यों की रिपोर्टिंग से संबंधित। ड्यूटीज कंसर्निंग हिज वर्क, धारा 227(1)(a), पुराना एक्ट 1956 की धारा है। तो धारा 257(1)(a) के अनुसार लेखा परीक्षक का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित की जांच करना है। तो क्या क्या जांच करेगा? स्वयं की जांच के बारे में, क्या कंपनी द्वारा प्रतिभूति के आधार पर दिए गए ऋण और अग्रिम यानी विधिवत रूप से सुरक्षित है, और क्या वे सत्य जिन पर ऋण दिए गए हैं कंपनी या उसके सदस्यों के हितों के लिए हानिकारक तो नहीं है। यानी इसको जांच करना होता है कि कंपनी द्वारा जो प्रतिभूति के यानी सिक्योरिटीज के आधार पर जो भी ऋण दिए गए हैं और अग्रिम विधिवत रूप से सुरक्षित है, और जो शर्तों पर ऋण दिए गए हैं वो कंपनी या उसके सदस्यों के हितों के लिए हानिकारक तो नहीं है। इसके अलावा क्या कंपनी के वे लेन देन जो केवल बही खातों में दर्ज है कंपनी के हितों के लिए हानिकारक तो नहीं है। इसके अलावा यदि कंपनी धारा 372 के अर्थ में निवेश कंपनी या बैंकिंग कंपनी नहीं है, तो क्या कंपनी की परिसंपत्तियों का वह भाग जिसमें शेयर, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियां शामिल है कंपनी द्वारा खरीदे गए मूल्य से कम मूल्य पर बेचा गया है। इसके अलावा क्या कंपनी द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम जमा के रूप में दिखाए गए हैं। इसके अलावा क्या व्यक्तिगत वे राजस्व खातों में प्रभारित किए गए हैं। इसके अलावा यदि कंपनी की पुस्तकों और दस्तावेजों में यह दर्ज है कि शेयरों का आवंटन नकद में किया गया है, तो क्या वास्तव में ऐसे आवंटन के संबंध में नकद प्राप्त हुआ है या नहीं। यदि वास्तव में कोई नकद प्राप्त नहीं हुआ है, तो क्या लेखा पुस्तकों और बैलेंस शीट में दर्ज स्थिति सही है, नियमित और भ्रामक तो नहीं है। इस प्रकार से उसे जांच करनी होगी, यानी उसकी ड्यूटीज होगी। अब इसमें जो भी प्रोसेस बता रखी है वो चार्ट बना रखा है। नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर रिगार्डिंग हिज रिपोर्टिंग टू मेंबर्स। अब सदस्यों को रिगार्डिंग उसकी क्या ड्यूटीज होती है, तो ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट। फर्स्ट तो है ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट है। निदेशकों पर निगरानी रखने के लिए एक लेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है। वह शेयर धारकों का प्रतिनिधि होता है और निदेशकों द्वारा रखे गए प्रेक्षित खातों की जांच करता है तथा उन्हें यह रिपोर्ट देता है कि क्या निदेशकों ने खातों को ठीक से रखा है। स्पेकमैन बनाम अर्नेस्ट 1868 मामले में, यानी जो ऑडिटर की नियुक्ति एक तरीके से जो ऑडिटर होता है वो शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी प्रतिनिधि होता है, और उस पर विश्वास किया जाता है। जो भी डायरेक्टर्स के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनकी जांच, जो भी ट्रांसपेरेंसी है वो शेयर होल्डर को ऑडिटर द्वारा बताई जाती है। अब और वो जो बताता है रिपोर्ट के माध्यम से बताता है। नेक्स्ट है, लेकिन लेखा परीक्षक का कर्तव्य नहीं है कि वह ये सुनिश्चित करे कि उसकी रिपोर्ट शेयरधारकों को भी भेजी गई है या उन तक पहुंचाई गई है। अपनी रिपोर्ट और बैलेंस शीट पर हस्ताक्षर करने और उसे कंपनी के सचिव को भेजने के बाद उसका कर्तव्य समाप्त हो जाता है, जैसा कि 1934 में एलन क्रेग एंड कंपनी लंदन लिमिटेड के मामले में कहा गया था। नेक्स्ट ड्यूटी रहेगी उसकी मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द रिपोर्ट। क्या उसने अपने लेखा परीक्षा के उद्देश्य से सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए थे।
क्या उसकी राय में उसके द्वारा संदर्भित रिपोर्ट में उल्लिखित लाभ और हानि खाता और बैलेंस शीट कंपनी के लाभ या हानि और स्थिति का सही और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करते हैं? क्या कंपनी द्वारा कानून के अकॉर्डिंग उचित लेखा पुस्तक रखी गई है? क्या उसे धारा 228(3)(c) के तहत अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के लिए कंपनी के लेखा परीक्षक के अलावा किसी अन्य द्वारा लेखा परीक्षित खाता भेजे गए हैं? क्या बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता धारा 211 के तहत कंपनी अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं या नहीं किए, चेक करना होता है। नेक्स्ट लाइबिलिटीज, नेक्स्ट ड्यूटीज होगी ऑडिटर की, ड्यूटी टू असिस्ट इन्वेस्टिगेशंस, and it is the duty of an auditor to assist the inspector in every possible way when the affairs of the company are being investigated, section 240 clause 5(6). यानी कंपनी के मामलों की जांच करते समय निरीक्षकों की हर संभव तरीके से सहायता करना लेखा परीक्षा कर्तव्य होता है। नेक्स्ट है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस पॉइंट्स सच एज। हमें लेखा परीक्षा का यह कर्तव्य है कि वह विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी मांगे, जैसे क्या ऋणों को विधिवत रूप से सुरक्षित किया गया है, इसके अलावा क्या शेयर डिबेंचर प्रतिभूतियां आदि किस मूल्य पर बेची गई है, इसके अलावा क्या व्यक्तिगत वे राजस्व खाते में प्रभावित किए गए हैं, आदि चीजें उसे व्यक्तिगत रूप से पूछना जरूरी होता है। नेक्स्ट ड्यूटी रहेगी ड्यूटी सर्टिफाइड द स्टेचुटरी रिपोर्ट, ही हैज टू सर्टिफाइड द स्टेचुटरी रिपोर्ट एज करेक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 165। नेक्स्ट ड्यूटी रहेगी ड्यूटी टू सर्टिफाइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन प्रोस्पेक्ट्स and the prospects issued by an existing company should contain a statement with regard to profits and losses and assets and liabilities of the company and its subsidiaries. The auditor has to certify such statement in the prospects. यानी किसी मौजूदा कंपनी द्वारा जारी किए प्रोस्पेक्ट में कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के लाभ और हानि तथा परिसंपत्तियों और देनदारियों के संबंध में विवरण होना चाहिए। इसके अलावा लेखा परीक्षक को प्रोस्पेक्ट या प्रविवरण में ऐसे विवरण को प्रमाणित करना होता है। नेक्स्ट ड्यूटी है ड्यूटी टू सर्टिफाइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हेन मैनेजिंग एजेंट्स रिजाइन, यानी यदि किसी कंपनी के प्रबंध में एजेंट या सचिव एवं कोषाध्यक्ष इस्तीफा दे देते हैं तो निदेशक मंडल वर्ष के आरंभ से निर्दिष्ट तिथि तक की स्थिति का विवरण तैयार करेगा। ऐसे लाभ हानि खाते और बैलेंस शीट को कंपनी लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाना अनिवार्य होता है। और इसके अलावा अन्य दायित्व कौन कौन से होते हैं? अदर लाइबिलिटीज है। अन्य दायित्व हम देखते हैं इसके कौन कौन से दायित्व है। कंपनी अधिनियम उन परिस्थितियों का उल्लेख करता है जिनके तहत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रोस्पेक्ट जारी करने वाली चालू कंपनी के खातों के विवरण, परिचालन परिणामों और परिसंपत्तियों एवं देनदारियों पर रिपोर्ट देना अनिवार्य होता है। ये परिस्थितियां इस प्रकार है, यानी जब कंपनी सार्वजनिक सदस्यता के लिए अधिक पूंजी जारी करती है, इसके अलावा यदि शेयरों के डिबेंचर्स के निर्गमन से प्राप्त धनराशि का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया गया है, इसके अलावा किसी व्यवसाय की खरीद में या किसी व्यवसाय में हिस्सेदारी की खरीद में जिसमें कंपनी 50% से अधिक हिस्सेदारी का धारक बन जाए, और यदि शेयरों या डिबेंचरों के निर्गमन से प्राप्त धनराशि का उपयोग किसी कंपनी में शेयर खरीदने के लिए किया जाना है जिससे निवेश करने वाली कंपनी बहुसंख्यक शेयरधारक बन जाए। प्रथम मामले के संबंध में रिपोर्ट कंपनी के लेखा परीक्षक द्वारा और शेष मामलों में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा तैयार की जानी चाहिए। ठीक है, प्रथम मामला तो कौन सा है इसमें? जब कंपनी सार्वजनिक सदस्यता के लिए अधिक पूंजी जारी करती है तो इसके लिए तो लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और अन्य मामले हैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा तैयार किए जाएंगे। फर्स्ट है ड्यूटी रिगार्डिंग पब्लिक डिपॉजिट बाय द कंपनी, यानी द ऑडिटर ऑफ एन नॉन बैंकिंग कंपनी इज ऑब्लिग्ड टू इंक्वायर अंडर सेक्शन 58 clause A and rules made under the directives of the Reserve Bank of India Act whether the company has furnished the necessary statement regarding public deposits। यानी गैर बैंकिंग कंपनी के लेखा परीक्षक को धारा 58 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के निर्देशों के तहत बनाए गए नियमों के तहत यह जांच करने का दायित्व है कि क्या कंपनी ने सार्वजनिक जमा के संबंध में आवश्यक विवरण प्रस्तुत किया है या नहीं किया है, उसे जांच करना अनिवार्य होता है। जैसे ड्यूटी टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस, यानी जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो साक्ष्य उनको प्रस्तुत करना है। धारा 240 के अकॉर्डिंग एक कंपनी लेखा परीक्षक का यह कर्तव्य है कि वह अन्य निगमित निकाय की या उससे संबंधित सभी पुस्तकों और कागजात जो उसकी हिरासत या अधिकार में है वो सुरक्षित रखे और केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को
प्रस्तुत करें और अन्यथा जांच के समय उस व्यक्ति को वह सभी सहायता प्रदान करे जो वे यथोचित रूप से देने में सक्षम है। नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स ऑन वॉलंटरी वाइंडिंग अप, यानी जो समापन होता है उस समय रिपोर्ट किस प्रकार से दी जाएगी। धारा 488 के तहत यदि किसी कंपनी को स्वैच्छिक रूप से बंद करने का प्रस्ताव है तो कंपनी के निदेशकों को दिवालियापन की घोषणा करनी होगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के अंत से लेकर घोषणा करने से पहले की व्यवहारिक तिथि तक की अवधि का लाभ हानि खाता चेक करेगा। इसके बाद अंतिम उल्लेखित तिथि का बैलेंस शीट चेक होगी। कंपनी की परिसंपत्तियों यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का विवरण होगा। कंपनी के लेखा परीक्षक को ऐसे बैलेंस शीट और लाभ हानि खाते पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। अगर कंपनी का स्वैच्छिक रूप से बाइंडिंग या समापन किया जाता है तो इस प्रकार से उसकी जांच करनी होती है। नेक्स्ट है ड्यूटी टू comply with the directives of the central government and that of the Institute of Chartered Accountant of India। यहाँ लेखा परीक्षा के दायरे को बढ़ाने के लिए सरकार की सख्ती से संबंधित है। यदि कंपनी लेखा परीक्षक ऐसे निकायों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है तो वह पेशेवर कदाचार का दोषी होता है। ठीक है, लेखा परीक्षक के वैधानिक कर्तव्यों पर न तो नियमों द्वारा कोई सीमा लगाई जा सकती है और न ही नियमों द्वारा लेखा परीक्षक के कर्तव्यों का विस्तार किया जा सकता है। जो भी नियमों में है उसके अकॉर्डिंग कार्य करना होगा। इसलिए लेखा परीक्षक को नियमों और अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों से भली भांति परिचित होना चाहिए। ठीक है, ये तो इसकी ड्यूटीज कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट आता है आपका लायबिलिटीज के बारे में बात करेंगे, यानी लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर। यानी ऑडिटर पहले राइट्स के बारे में बात की थी, फिर ड्यूटीज के बारे में बात की है और अब बात करेंगे दायित्व के बारे में। यानी अंकेशक के दायित्व, ठीक है। अब इसको देखते हैं। द लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर फ्रॉम द लीगल व्यू पॉइंट में बी डिस्कस्ड अंडर व्हेन ही इज अपॉइंटेड बाय ए प्राइवेट कंसर्न, व्हेन ही इज अपॉइंटेड बाय ए जॉइंट स्टैट्यूटरी कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 एंड जो नया एक्ट 2013। तो लेखा परीक्षक के कानूनी दायित्वों पर निम्नलिखित स्थितियों पर चर्चा की जा सकती है। जब उसकी नियुक्ति किसी निजी कंपनी द्वारा की जाती है या कंपनी एक्ट के तहत उसकी नियुक्ति की जाती है। लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर है तो व्हेन ही इज अपॉइंटेड बाय प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करेंगे, तो व्हेन ही इज अपॉइंटेड बाय कंपनी अंडर कंपनी एक्ट के बारे में। अब इसमें इनकी कौन कौन सी लायबिलिटीज होती है वो देखते हैं इसको। ये काफी अच्छा टॉपिक है। लायबिलिटीज और राइट्स और उसकी ड्यूटीज के बारे में ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आने की ऐसे प्रबल संभावना रहती है। अब देखते हैं, पहला लायबिलिटी फॉर नेग्लेंसी के लिए है, लायबिलिटी अंडर स्टैच्यू, सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी, अदर लायबिलिटी। इसके अलावा मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्ट्स अंडर इंडियन पिनल कोड, लायबिलिटी अंडर एक्ट इनकम टैक्स है, लायबिलिटी फॉर वर्क अकाउंट्स है, ऑनरी ऑडिटर फॉर लाइबल, नेग्लिजेंसी ऑफ असिस्टेंट है। इसके किस किस के लिए लायबिलिटी होती है? लापरवाही के लिए दायित्व होता है। अगर किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो उसकी जिम्मेदारी होगी। कानून के तहत दायित्व, जो भी कानून है कानून के दायरे में रहकर उसे कार्य करना होगा। नागरिक दायित्व है, आपराधिक दायित्व, अगर वो किसी प्रकार का अपराध करता है तो उसे सजा मिलेगी। अन्य दायित्व है, इसके अलावा संभावित ग्राहकों को गलत जानकारी दी जाती है उसके संबंध में जानकारी होती है लायबिलिटीज। आयकर अधिनियम के तहत दायित्व होता है, भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड के तहत दायित्व होता है। लेखा कार्य के लिए दायित्व है, मानद लेखा परीक्षा का दायित्व है, लेखा परीक्षा के लिए दायित्व है और सहायकों की लापरवाही के लिए उसका दायित्व होता है। नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर व्हेन ही इज अपॉइंटेड बाय ए प्राइवेट कंसर्न। अब इसको देखते हैं। निजी कंपनी द्वारा अगर उसकी नियुक्ति की जाती है तो उस संबंध में क्या क्या कार्य होता है। किसी निजी कंपनी के लिए लेखा परीक्षक नियुक्त करना अनिवार्य नहीं है, ये ध्यान रखना। यानी प्राइवेट कंपनी के लिए, किसी निजी कंपनी के लिए लेखा परीक्षक नियुक्त करना अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन यदि कोई निजी कंपनी लेखा परीक्षक नियुक्त करती है तो उसके कर्तव्य और दायित्व किसी अधिनियम द्वारा परिभाषित नहीं होते हैं। उसके कर्तव्य, शक्तियां और जिम्मेदारियां उसके और उसके ग्राहक के बीच हुए समझौते पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में उसका दायित्व संविधात्मक होता है। इसलिए लेखा परीक्षक को अपने ग्राहक से लिखित में स्पष्ट, ग्राहक यानी कंपनी से, संस्था से लिखित में स्पष्ट निर्देश प्राप्त करने चाहिए। जो भी अग्रीमेंट उनके मध्य पहले से हो जाना चाहिए कि क्या जांच का क्या उद्देश्य रहेगा, जांच कब तक की जाएगी, किन किन की जाएगी, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी है। यदि निर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षक उन खातों की जांच नहीं करता है तो जिनकी जांच करना उसके लिए आवश्यक नहीं था और परिणाम स्वरूप उसके ग्राहक को कोई हानि होती है तो लेखा परीक्षक उत्तरदायी नहीं होगा। उस पर केवल अनुबंध अधिनियम के तहत ही मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि वह समझौते में निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है, भले ही कोई समझौता न हुआ हो, उसे उतनी कुशलता दिखानी चाहिए जितनी ऐसे व्यक्ति से अपेक्षित होती है, अन्यथा वह उत्तरदायी नहीं होगा और न ही क्षति ऐसी किसी दायित्व का गठन करती है।
कब उत्तरदायी होता है, वो उसकी लापरवाही होनी चाहिए, यानी उसने एक तरह से लापरवाही की, उसकी लापरवाही होनी चाहिए, लापरवाही के परिणाम स्वरूप हानि हुई हो, हानि उस व्यक्ति को हुई हो जिसने उसे नियुक्त किया गया था, इस कारण से तभी उसको दोषी ठहराया जा सकता है, अन्यथा नहीं ठहराया जाएगा। उसे कुछ दशक पहले की तुलना में अधिक कुशलता और लगन दिखाने की अपेक्षा की जाती है, इसलिए अतीत में दिए गए कुछ निर्णय अब मान्य नहीं है। उदाहरण देखते हैं, जब किंगस्टन कॉटन मिल्स मामले में यदि लेखा परीक्षा कंपनी के विश्वसनीय अधिकारी द्वारा दिए गए स्टॉक के मूल्य और मात्रा संबंधी प्रमाण पत्र पर निर्भर होता तो वह लापरवाही के आरोप से अपना बचाव कर सकता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। नेक्स्ट द लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर अंडर द कंपनी एक्ट। अब कंपनी एक्ट के बारे में लाइबिलिटी देखते हैं इसकी, यानी निजी कंपनी के बारे में देख चुके हैं। कंपनी एक्ट जो आपका 1956 13 वाला है, 13 वाला एक्ट है, उसके अंतर्गत क्या लाइबिलिटी रहती है। तो सीमित कंपनी के लेखा परीक्षक के मामले में कंपनी अधिनियम उसके कर्तव्यों, दायित्वों आदि को परिभाषित करता है। इस मद के अंतर्गत लेखा परीक्षक का दायित्व निम्न प्रकार से होता है। एजेंसी कानून के तहत लापरवाही के लिए दायित्व होता है, इसके कानून के तहत दायित्व है कंपनी अधिनियम 1956 13 सिविल आपराधिक दायित्व होता है, और भारतीय दंड संहिता के तहत उसके दायित्व होते हैं। लाइबिलिटी फॉर नेग्लेंसी अंडर द लॉ ऑफ एजेंसी है। तो अपने कर्तव्यों के निर्वाह में लापरवाही के कारण हुए नुकसान के लिए लेखा परीक्षा पर दीवानी न्यायालय मुकदमा चलाया जा सकता है। अगर अपने कर्तव्य, अपना जो उसकी ड्यूटीज है वो प्रॉपर्ली नहीं निभाता है, अगर संस्था को या किसी व्यक्ति को नुकसान होता है तो उस पर लापरवाही के लिए मुकदमा, न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब पूंजी से लाभांश का भुगतान किया गया हो, लेखा परीक्षा की नियुक्ति धोखाधड़ी, त्रुटियों आदि का पता लगाने के लिए की जाती है। यदि लापरवाही के कारण वह ऐसा करने में विफल रहता है तो परिणाम स्वरूप कंपनी को नुकसान होता है। पूंजी से कभी लाभांश का वितरण नहीं किया जाता है तो लेखा परीक्षक को नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। यदि कोई एजेंट अपने कर्तव्य के निर्वहन में पर्याप्त कुशलता नहीं दिखाता है और उसकी लापरवाही के परिणाम स्वरूप मूल कंपनी को नुकसान होता है तो एजेंट को एजेंसी कानून के तहत अपने मूल कंपनी को क्षतिपूर्ति करनी होगी। इसी प्रकार यदि कोई लेखा परीक्षक पर्याप्त कुशलता दिखाने में विफल रहता है तो उसे परिणाम भुगतने होंगे, जैसे कि हडसन बनाम ऑफिशियल लिक्विडेटर देहरादून मसूर इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट कंपनी के मामले में निर्णय दिया गया था, यानी एक केस हुआ था उसमें निर्णय आया था। फिर आयकर आयुक्त बनाम जीएम देवड़कर के मामले में लेखा परीक्षक को नकदी का सत्यापन न करने में लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। ठीक है, इनको इस प्रकार से प्रकरण दिए गए हैं, ये केस थे जिनमें उत्तरदायी ठहराया गया था। और दूसरे मामले में जो लेखा परीक्षक ने समय पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, जिससे ग्राहक वैधानिक आवश्यकता को पूरा कर सके, लक्ष्मी नारायण सजना मामले में ऐसा निर्णय दिया गया था। इसके अलावा यदि यह सिद्ध हो जाता है कि लेखा परीक्षक ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही नहीं बरती है, अगर जांच करने पर सिद्ध हो जाता है कि जो ऑडिटर है उसने अपने कर्तव्य में किसी प्रकार से लापरवाही नहीं बरती है, अपना कार्य उसने प्रॉपर्ली किया है, ठीक है, तो कंपनी को हानि होने पर वह उत्तरदायी नहीं होता है, यानी फिर उसके बाद में कोई लायबिलिटी नहीं होती है अगर कंपनी को हानि होती है तो कुछ भी। दूसरी ओर यदि वह सिद्ध हो भी जाता है कि लेखा परीक्षक ने अपने कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही बरती है तो भी उसे क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। यदि कंपनी को उसकी लापरवाही के कारण कोई हानि नहीं हुई है, जैसा कि लिवरपूल और विगन सप्लाई एसोसिएशन लिमिटेड 1907 के मामले में कहा गया था, ऐसे मामले में वह अपनी देय फीस और लापरवाही के आधार पर कोई वसूली नहीं कर सकता है। अतः लेखा परीक्षक को लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराने हेतु यह सिद्ध करना आवश्यक होता है कि वह लापरवाह था, उसकी लापरवाही के परिणाम स्वरूप ग्राहक को हानि हुई है, यानी कंपनी संस्था को हानि हुई है, कि हानि उस व्यक्ति को हुई जिसके प्रति लेखा परीक्षक का कर्तव्य था। ठीक है, तो यह सिद्ध करना जरूरी होता है, तभी उसको दोषी ठहराया जाएगा। नेक्स्ट है सिविल लायबिलिटीज अंडर द कंपनीज एक्ट। अब देखते हैं कंपनीज एक्ट के अंतर्गत उसकी सिविल लायबिलिटीज क्या क्या होती है। यानी कंपनी अधिनियम लेखा परीक्षक के लिए दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार के दायित्व निर्धारित करता है, यानी इसमें दीवानी भी होते हैं और आपराधिक दोनों प्रकार की लायबिलिटीज होती है। कई स्थितियों में लेखा परीक्षक लापरवाही या गलत बयानों के लिए उत्तरदायी हो सकता है। उदाहरण के लिए जो धाराएं दे रखी है, ये पुरानी धारा है, तो इसके बारे में मैंने जो कंपनी एक्ट 2013 नया है उसमें सेपरेट वीडियो बता रखा है कि 2013 की कौन कौन सी धाराएं हैं, इंपोर्टेंट सेक्शन कौन कौन से हैं, उनको आप देखना है आप लोगों को। और लेखा परीक्षक को प्रोस्पेक्ट में गलत बयानों के लिए उत्तरदायी बनाती है। इसके तहत लेखा परीक्षक कंपनी के खातों को लेखा परीक्षा से संबंधित कुछ प्रावधान अर्थात धारा जो भी दे रखी है अनुपालन करने पर दंडनीय होता है। यानी ये इसमें जो भी झूठे बयानों के लिए क्या कार्रवाई हो सकती है और जो भी बता रखा है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है लाइबिलिटी फॉर मिस पेशेंस है, तो कदाचार के बारे में जो लायबिलिटी क्या होती है ऑडिटर की, तो कदाचार का अर्थ है कर्तव्य का उल्लंघन। कंपनी अधिनियम कंपनियों के लेखा परीक्षकों पर कुछ कर्तव्य निर्धारित करता है। यदि कोई लेखा परीक्षक ऐसे किसी कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो वह कदाचार का दोषी है, और इसलिए यदि उससे ग्राहक को उसकी लापरवाही के कारण कोई हानि हुई है
तो वो हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी होगा। अगर कंपनी को उसकी लापरवाही के कारण किसी प्रकार से कोई हानि होती है तो ऑडिटर हर्जाना देगा। किसी कंपनी का लेखा परीक्षक न केवल तब तक कदाचार के लिए उत्तरदायी होता है जब वह कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रहा होता है, बल्कि कुछ मामलों में वह तब भी उत्तरदायी होता है जब वह कंपनी का लेखा परीक्षक नहीं रह जाता है, या यहाँ तक कि जब कंपनी परिसमापन के अधीन भी होती है। यानी कंपनी ऑडिटर को जरूरी नहीं कि वो जब वो कंपनी में कार्य कर रहा है, ऑडिट कर रहा है, तभी दोषी ठहराया जा सकता है उसको। कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब वो कंपनी का ऑडिटर नहीं है और कंपनी का परिसमापन या उसका वार्निंग क्यों होता है, तब तक भी कई मैटर में उसको दोषी ठहराया जा सकता है। यदि कंपनी परिसमापन में चले गई है तो परिसमापक पूर्व या वर्तमान लेखा परीक्षक के विरुद्ध कर्तव्य उल्लंघन के लिए कार्रवाई कर सकता है, अन्यथा कंपनी उसके विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकती है, यानी दोनों आपस में कार्रवाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रिमिनल लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर, यानी आपराधिक क्या दायित्व होते हैं उसके ऊपर। लेखा परीक्षक की आपराधिक देयता तब उत्पन्न होती है जब लेखा परीक्षक जानबूझकर कोई वाउचर या दस्तावेज बनाता है जो अपराध का गठन करता है। धारा 428 और धारा 538 और धारा 533 के तहत न्यायालय के पास लापरवाही या विश्वासघात के मामले में लेखा परीक्षक को मुकदमे से मुक्त करने की शक्ति होती है। इसके अलावा लेखा परीक्षक की आपराधिक देनदारियां वैधानिक प्रावधान के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होती है। ये कंपनी अधिनियम के कुछ प्रावधानों को घोर उपेक्षा या आपराधिक कृत्यों के कारण हो सकती है। ठीक है, ऐसे सभी मामलों में लेखा परीक्षक न केवल शेयर धारकों के प्रति बल्कि राज्य के प्रति भी उत्तरदायी होता है। आपराधिक लापरवाही, वास्तविक धोखाधड़ी या लेखा परीक्षक की साजिश के कारण आपराधिक देनदारियां उत्पन्न हो सकती है। आपराधिक देनदारी का आरोप लगने पर लेखा परीक्षक को जुर्माना या कारावास से दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगर कोई आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसको जुर्माना भी लगाया जा सकता है उस पर न्यायालय द्वारा, और कारावास भी उसको दिया जा सकता है, दोनों उसको दिया जा सकता है। कंपनी लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं के तहत आपराधिक अपराध का दोषी हो सकता है। ये धाराएं हैं, अब ये इसमें जो सेक्शन दे रखा है वो पुरानी धाराएं हैं। ठीक है, तो आपको कंपनी अधिनियम 2013 के हिसाब से पढ़ना है। तो 2013 वाला जो धारा है मैंने लास्ट जो वीडियो है उसमें कंप्लीट करवा रखा है, तो आप वहाँ से इसको देखना आपको अच्छी तरह से। इसके अलावा अदर लायबिलिटीज देखते हैं, अन्य दायित्व देखते हैं। अन्य दायित्व कौन कौन से होते हैं? अन्य दायित्व यानी लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्ट्स, यानी धारा 62 के तहत एक लेखा परीक्षक प्रोस्पेक्ट पर भरोसा करके किसी भी शेयर या डिबेंचर की सदस्यता लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को विशेषज्ञ के रूप में उसके द्वारा दिए गए किसी असत्य कथन के कारण हुई किसी भी नुकसान या सत्य के लिए मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा। एंड जो प्रोस्पेक्ट होता है उस पर कोई भी इन्वेस्टर होता है वो पैसा लगाता है, ऑडिटर द्वारा जो भी जांच की गई उस पर विश्वास करके अगर उसमें किसी प्रकार से कोई फ्रॉड होता है तो उसके लिए ऑडिटर जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट लायबिलिटीज अंडर द इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 197 में ये प्रोविजन है कि कोई भी कानून द्वारा अनिवार्य रूप से जारी किए गए या हस्ताक्षरित किए गए किसी प्रमाण पत्र को जारी करता है या उस पर हस्ताक्षर करता है या ऐसे किसी तथ्य से संबंधित प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करता है जिसे कानून द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य माना जाता है और ये जानता है कि यह मानता है कि ऐसा प्रमाण पत्र किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु में झूठा है तो उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने झूठी गवाही दी हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 177 में झूठी सूचना देने के लिए 6 महीने तक के साधारण कारावास या 1000 रुपये तक या दोनों का जुर्माने का प्रावधान है। यानी कोई भी प्रमाण पत्र है उस पर ऑडिटर फर्जी तरीके से साइन करता है, कोई प्रमाण पत्र जारी करता है, ठीक है, और उसे इस चीज का पता है कि यह फर्जी है, तो उसे एक तरीके से दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि जो स्टेक होल्डर है वो उस प्रमाण पत्र विश्वास करते हैं और अपना जो भी पैसा वो लगा देते हैं व्यापार में, बाद में फ्रॉड होता है तो उनको नुकसान होता है। लायबिलिटी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट है, यानी आयकर अधिनियम में ऐसे व्यक्ति के लिए कठोर कारावास का प्रावधान है जो किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कर योग्य आय से समझ झूठा खाता विवरण या घोषणा बनाने और आयकर अधिकारियों को सौंपने के लिए उकसाता है, प्रेरित करता है, जिसके बारे में वो जानता है कि वो झूठा है। ठीक है, यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 और अब नया एक्ट आपका लागू हो चुका है 2025 वाला, इसमें स्पष्ट प्रावधान कर रखा था कि झूठे खाते पेश करना, झूठी ऑडिट रिपोर्ट पेश करना, जो इनकम टैक्स के ऑफिसर होते हैं अगर आप उनको भ्रमित करते हैं, झूठे खाते पेश करते हैं, तो आपको जुर्माना और सजा दोनों से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट लायबिलिटी फॉर अकाउंट्स फॉर एंड लायबिलिटीज फॉर अकाउंट्स वर्क और अनऑडिटेड स्टेटमेंट्स, यानी कई बार लेखा परीक्षक को बिना किसी लेखा परीक्षा कार्य के लेखा जोखा संबंधी कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार की नियुक्ति लेखा परीक्षक के लिए काफी जोखिम भरी होती है, क्योंकि आमतौर पर उसका नाम ही यह संकेत दे सकता है कि तैयार किए गए वित्तीय विवरण या खाते लेखा परीक्षित हैं, जबकि वास्तव में लेखा परीक्षित नहीं होते हैं। एक आम व्यक्ति लेखा परीक्षित नहीं शब्द के पूर्ण अर्थ को नहीं समझ पाता और लेखा परीक्षा के नाम से खातों के जुड़ाव से प्रभावित हो सकता है। लेखा परीक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न पद्धतियों को देखते हुए लेखा परीक्षक और उसके ग्राहक के बीच संविदात्मक दायित्व परिभाषित रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लायबिलिटी ऑफ एन ऑनरी ऑडिटर,
यानी मानद लेखा परीक्षक, मानद लेखा परीक्षक के पास लापरवाही या कदाचार के आरोप लगने पर प्रतिफल के अभाव का कोई बचाव नहीं होता है। लेखा परीक्षा का कार्य चाहे सकुशल हो या निःशुल्क लेखा परीक्षा ही रहता है। लेखा परीक्षक को इस आधार पर अपनी जिम्मेदारी से बचने की छूट नहीं दी जा सकती कि अनुबंध शून्य है, क्योंकि उसने लेखा परीक्षा कार्य के लिए ग्राहक से कोई शुल्क नहीं लिया है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स फॉर लाइबल। एक लेखा परीक्षक सद्भावनापूर्वक मानहानि कारक या बदनामी भरा बयान दे सकता है। हालांकि यदि लेखा परीक्षक ने ऐसा बदनामी भरा बयान देते समय वास्तव में अपने कर्तव्य की सीमा का उल्लंघन किया है तो वह सद्भावनापूर्वक मानहानि कारक बयान के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, संयमित भाषा का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंसी ऑफ असिस्टेंस। यानी कानून लेखा परीक्षक को इस आधार पर अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए अनुमति नहीं देता है कि उक्त लापरवाही या कदाचार उसके सहायकों द्वारा किया गया था, न कि स्वयं लेखा परीक्षक द्वारा। लेखा परीक्षक जिम्मेदारी अपने सहायकों पर नहीं डाल सकता है, वह स्वयं लेखा परीक्षा के निष्पादन में कर्तव्य की उपेक्षा या सावधानी एवं कौशल की कमी के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, चाहे वो कार्य उसके द्वारा नहीं किया गया हो तो चाहे उसके असिस्टेंट द्वारा किया गया हो, लेकिन जो जिम्मेदारी होगी वो ऑडिटर की होगी। नेक्स्ट लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर टू थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टी के प्रति जो अंकेशक होता है उसका क्या दायित्व होता है। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या किसी लेखा परीक्षक को तीसरे पक्ष को हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है यदि उन्होंने लेखा परीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किसी भी बैलेंस शीट या विवरण पर भरोसा करके कोई हानि उठाई हो। यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि लेखा परीक्षक और तीसरे पक्ष के बीच कोई संविधात्मक संबंध नहीं होता है, थर्ड पक्षकार के मध्य कोई संबंध नहीं हुआ है, इसलिए लेखा परीक्षक का ऐसे तीसरे पक्ष के प्रति कोई कर्तव्य नहीं होता है और अतः उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। लेखा परीक्षक की नियुक्ति कभी भी तीसरे पक्ष द्वारा नहीं की जाती है और इसलिए उसका ऐसे पक्ष से कोई संबंध नहीं होता है। जैसा कि 1893 में लिवरे और डेनिश बनाम गोल्ड के मामले में निर्णय लिया गया था। यह प्रश्न 1931 में अल्ट्रा मारिस कॉर्पोरेशन बनाम टोचन निवेन एंड कंपनी के मामले में संयुक्त यूएसए की यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अदालत के समक्ष आया था। इस मामले में एक बैंकर ने कंपनी को लेखा परीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित बैलेंस शीट के आधार पर ऋण दिया था। ऋणदाता ने बैलेंस शीट को भ्रामक और कपटपूर्ण पाए जाने के कारण अपना पैसा खो दिया, इसलिए ऋणदाता ने नुकसान के लिए लेखा परीक्षक मुकदमा दायर किया था। यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि जो थर्ड पक्ष आ रहा है, अब स्वाभाविक है कि ऑडिटर या अंकेशक की जो नियुक्ति की जाती है वो कंपनी या संस्था द्वारा की जाती है, शेयर होल्डर से द्वारा की जाती है। ठीक है, तो थर्ड पक्षकार से कोई संबंध नहीं होता है। अब उसके द्वारा जो भी प्रमाण पत्र, जो भी ऑडिट रिपोर्ट जारी की जाती है, जो ओपिनियन दी जाती है, अगर जो थर्ड पक्षकार उस ऑडिट रिपोर्ट पर प्रमाण पत्रों को विश्वास करके कोई कार्य कर लेता है, पैसा इन्वेस्टमेंट कर देता है, एक्सेट्रा जो भी कुछ कर लेता है, अगर उस थर्ड पक्षकार को इस संबंध में कोई नुकसान हो जाता है, हानि उठाई जाती है, तो थर्ड पक्षकार उस पर यानी ऑडिटर पर मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि उन दोनों के मध्य किसी भी प्रकार से कोई एग्रीमेंट या सुविधा नहीं हुई है। ठीक है, तो इस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा कई बार डिसीजन भी दिए गए हैं और यहाँ प्रकरण भी बता रखे हैं। नेक्स्ट है द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव ऑल द पॉइंट्स डिस्कस्ड अंडर द डेयरी वर्सेस पिग्स केस। कथन वास्तव में असत्य था, केस था। कथन वास्तव में असत्य था। कथन कहने वाले व्यक्ति को पता था कि वह असत्य है, इसके लिए कथन जानबूझकर किया गया था। वादी को उस पर अमल करना चाहिए था, वादी ने उस पर भरोसा करके अमल किया और उसे हानि हुई। और ये एक आयकर आयुक्त बनाम जीएम दांडेकर का मामला है। इस प्रकार के क्वेश्चन आने की यहाँ पे कोई संभावना नहीं है उदाहरणों की। तो आपका ये चैप्टर है कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, कंपनी ऑडिटर के बारे में पहले तो इस चैप्टर के 2 वीडियो बने। जो पहले वाला जो लास्ट वीडियो उसमें सिर्फ कंपनी ऑडिटर के राइट्स के बारे में बात की थी, और इस वीडियो के माध्यम से यानी कंपनी ऑडिटर के कौन कौन से अधिकार है वो लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। और इसके अलावा कंपनी ऑडिटर के जो मेजर ड्यूटीज़ है वो कौन कौन सी है, इसके अलावा कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ है, उसके बारे में डिटेल से यहाँ पे बात कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्यूरीज हो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जल्दी आपकी 3-4 दिन में ऑडिट समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में आप लोगों से मैं कमेंट लूंगा कि कौन सी सब्जेक्ट स्टार्ट की जाए, उसके अकॉर्डिंग नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।